फिर रात को तुम कहते हो पंखा चला दो, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। ऐसे तो पंखा 24 घंटे चलता रहेगा, महंगाई ने पहले जान ली पड़ी है। कोई नहीं, चला लेने दो पंखा। बच्चे से गर्मी में कहाँ पड़ा जाता है। चला लो फिर। जब हजारों रुपए बिल आया ना, फिर मुझे ना कहना कि आरती से पैसे लाओ। बिल तो आ गया, वो भी जीरो। जीरो? ये कैसे? गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार आ गई है। पंजाब सरकार अपने सारे वायदे पूरे कर रही है। सिर्फ अपना बिल ही जीरो नहीं आया। अगर पंजाब के सभी लोग संयम से बिजली का उपयोग करेंगे तो सारे पंजाब का ही बिल जीरो आएगा। तो वही पैसे बचाकर हम अपने बच्चों का भविष्य सुनहरी कर सकते हैं। चला लो अब पंखा। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में लगभग 50 बिजली का बिल जीरो आया है। सादा कम बोलता, आगे भी हमारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। फिर रात को तुम कहते हो पंखा चला दो, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। ऐसे तो पंखा 24 घंटे चलता रहेगा, महंगाई ने पहले जान ली पड़ी है। कोई नहीं, चला लेने दो पंखा। बच्चे से गर्मी में कहाँ पड़ा जाता है। चला लो फिर। जब हजारों रुपए बिल आया ना, फिर मुझे ना कहना कि आरती से पैसे लाओ। बिल तो आ गया, वो भी जीरो। जीरो? ये कैसे? गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार आ गई है। पंजाब सरकार अपने सारे वायदे पूरे कर रही है। सिर्फ अपना बिल ही जीरो नहीं आया। अगर पंजाब के सभी लोग संयम से बिजली का उपयोग करेंगे तो सारे पंजाब का ही बिल जीरो आएगा। तो वही पैसे बचाकर हम अपने बच्चों का भविष्य सुनहरी कर सकते हैं। चला लो अब पंखा। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में लगभग 50 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। सादा कम बोलता है, आगे भी हमारा काम ही बोलेगा। लड़ाकू विमान ने पहली परीक्षण में रचा इतिहास। बिना पायलट भरी उड़ान। आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस। फिर रात को तुम कहते हो पंखा चला दो, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। ऐसे तो पंखा 24 घंटे चलता रहेगा, महंगाई ने पहले जान ली पड़ी है। कोई नहीं, चला लेने दो पंखा। बच्चे से गर्मी में कहाँ पड़ा जाता है। चला लो फिर। जब हजारों रुपए बिल आया ना, फिर मुझे ना कहना कि आरती से पैसे लाओ। बिल तो आ गया, वो भी जीरो। जीरो? ये कैसे? गरीबों का ख्याल रखने वाली सरकार आ गई है। पंजाब सरकार अपने सारे वायदे पूरे कर रही है। सिर्फ अपना बिल ही जीरो नहीं आया। अगर पंजाब के सभी लोग संयम से बिजली का उपयोग करेंगे तो सारे पंजाब का ही बिल जीरो आएगा। तो वही पैसे बचाकर हम अपने बच्चों का भविष्य सुनहरी कर सकते हैं। चला लो अब पंखा।
भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में लगभग 50 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। साडा काम बोलता है, आगे भी हमारा काम ही बोलेगा। साहर प्रणाम, मैं हूं मिताली चंदोला। डार्कशीट के इस एपिसोड में आपका खास स्वागत है। हर बार मैं डार्कशीट के एपिसोड में क्राइम के अनछुए पहलुओं को उजागर करती हूं। इस बार का एपिसोड मेरा थोड़ा सा हटके है। जो लॉ कंट्रोल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, क्राइम कंट्रोल करते हैं, आज मैं एक ऐसे ही आईपीएस अधिकारी की दास्तां उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगी। आज हम उजागर करेंगे उनके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को। देखिए मेरे साथ डार्कशीट। पहाड़ों का एक गरीब लड़का जिसने अपने आत्मविश्वास से बदली खुद की तकदीर और बन गया आज के समाज के लिए एक मिसाल। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे जैसा और जलील सहे, बेसहारा बने, लाचार बने। उस पहाड़ से राष्ट्रपति भवन तक आज डीजी लेवल ऑफिसर बना है। ये सफ़र बहुत ही दर्दनाक, दुख भरी है। मैं अपना वो हमारा जो पहाड़ों में होता है वो बांस से बना हुआ, बैम्बू से बना हुआ इस तरह का बना करके यहाँ में जस्ट इतना लगा करके अपना किताब को अंदर में कपड़ा जो भी है उसको अंदर में डाल के भागते हुए मैंने जब उस आश्रम में पहुंचा तो ये सेविका ने बाहर आके मुझे गले लगाया। उन्होंने आंसू आए। आपका पास कोई नहीं होगा दुनिया में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए सिवाय तुम और तुम्हारा माता जी। हिम्मत नहीं हारना, सोचना। जब मैं आईपीएस बना, अरुणाचल का आईजीपी बना, तब मुझे उसी स्कूल में गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया। सर, सहारा समय में आपका खास स्वागत है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ एक इंटीरियर जगह से बहुत दूर है आपका गांव, आप एक ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं और उस गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन का सफर काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा होगा और सबसे बड़ी बात आप अरुणाचल के पहले आईपीएस भी हैं। तो क्या है वो दास्तां आपकी, क्या है वो संघर्ष की कहानी? मेरे साथ मेरे दर्शक भी ये आपसे जानना चाहते हैं। अगर मैं आज के युवा पीढ़ी की बात करूं तो वो लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में रहते हैं, हर चीज शॉर्टकट तरीके से अपनाना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैंने देखा, जब मैंने कई नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात करी तो आप दिलों में राज करते हैं। आप ना जाने कितनी युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो आखिर वो दास्तां क्या है और कैसे, वो क्या चीजें रही हैं, वो आपकी ऐसी क्या क्या दास्ताएं थी जो आज आप दिलों पे राज करते हैं युवा पीढ़ी के, और आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। और आपको लेकर जो है नॉर्थ ईस्ट के तो ना जाने कितने तमाम बच्चे हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि आप उनके आइडल हैं, आप नॉर्थ ईस्ट के गांधी हैं और वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। एक तो आपने कहा कि राजा राजा नहीं है। हमें उस पहाड़ से राष्ट्रपति भवन तक आज डीजी लेवल ऑफिसर बना है। ये सफ़र बहुत ही दर्दनाक, दुख भरी, मेहनती, डिप्राइवेशन, डिस्क्रिमिनेशन आज तक यहाँ पहुँचा है। मंजिल तो बहुत दूर है, सपना भी देखा करते थे और आज यहाँ तक पहुँचा है। अब रही बात दिल में राज करने वाली बात नहीं, राज नहीं करते। राज उसी दिल में आप, उसी इंसान के दिल में आप राज कर सकते हैं जिसको तुम मोहब्बत करते, जिसको तुम प्यार करते। वो प्यार सिर्फ कहने से नहीं होगा। मुझे जो बापू आश्रम में, महात्मा गांधी आश्रम में जो संस्कार दिया है, मेरे माँ पिता जी ने जो संस्कार दिया है, उस जहाँ जिस गांव में मैंने पढ़ाई किया है उसमें ना पानी ना बिजली, जो जिस मुश्किलें के साथ जो ज़िंदगी मैंने जो सफ़र जो तय किया है, वो मुझे, मेरे आत्मा को, मेरा
हर दिन जो जो मुझे जो इस धरती पे जो मुझे कामयाबी मिला है, इस एक कौन सपना देख सकता है कि एक बच्चा जो आश्रम में पढ़ने वाला, बिना चप्पल का 8वीं क्लास तक पढ़ा, ना किताब, ना घर, ना पानी, ना कुछ, वो आज आईपीएस बन के राष्ट्रपति के साथ में वो पोस्टिंग मिलेगा। तो ये सफ़र जो आया हुआ है, राज इसलिए मेरे लिए राज नहीं, मेरे लिए एक दिल का रिश्ता है। जी। रही बात आप, तो उसमें जब बारिश होते थे, आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे मेरे दिल में बहुत ही उनके लिए श्रद्धा, मेरे लिए उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट। आज भी जो कुछ भी हो, उस मैडम जो गुनोबाई जो नाम थी, उनका जो गांधीवादी, उन्हीं का बदौलत से आज मैं जो कुछ भी मैं पहन रहा हूँ, आगे बढ़ा उनका। एक तो है कि एक बार क्या हुआ, वहाँ पहाड़ों में बहुत बारिश होता है, लेकिन मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था। उस तूफान बारिश वाले में मेरे माँ पिताजी ने बोला आज मत जाओ, तूफान है, कुछ भी हो सकता है, रास्ता में पैर गिरेगा, वो गिरेगा, लेकिन मुझे दिल नहीं माना जी। मैं अपना वो हमारा जो पहाड़ों में होता है, वो बाँस से बना हुआ, बैम्बू से बना हुआ, इस तरह का बना करके यहाँ में जस्ट इतना लगा करके अपना किताब को अंदर में, कपड़ा जो भी है उसको अंदर में डाल के भागते हुए मैंने जब उस आश्रम में पहुंचा तो हम अकेला, कोई भी बच्चा नहीं आया। तो ये सेविका ने बाहर आके मुझे गले लगाया, उन्होंने आंसू आया, बेटा तुम क्यों आया, इतना बारिश हो रहा है, तूफान हो रहा है। तो बोला नहीं, हम पर बारिश और तूफान हम अच्छा लगता है, हम पढ़ने आया। तो मुझे आज भी याद है, मुझे गले लगा के बोला बेटा तुम जिंदगी में अगर ऐसा ही मेहनत करते रहे, ऐसा ही अगर तुम्हारा दिल में इतना डिसिप्लिन, इतना अगर पढ़ने के लिए चाहते हो तो तुम जरूर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आज भी मुझे याद है वो गले, शायद भगवान का गले था होगा वो, और मुझे प्रोत्साहित किया। 1 नंबर, 2 नंबर, मुझे प्लीज ये मुझे बोलने दीजिए। 2 नंबर, जब मेरे बड़ा भाई बहुत अच्छा पढ़ाई में भी ठीक था, उन्होंने भी बहुत संघर्ष करके डॉक्टर बना, लखनऊ से बहुत बड़ा डॉक्टर आज भी है। जब मैं पढ़ना चाहा, मैं भी डॉक्टर बनना चाहा, लेकिन मेरे का बहुत ही मुश्किल हालत था। जब मुझे आर्ट्स में जाना था, जब आर्ट्स में जब हम जाने के लिए, जब हम कॉलेज में जब जा रहे थे, मेरा बड़ा भाई जो डॉक्टर बनना जो बन रहे थे, जो पढ़ाई हो रहा था, कॉलेज जा रहा था, तो उन्होंने पूरा सोल, हमारा पहाड़ों का सोल दे दिया, मीट जला के उसको वो पैकेट करके दे दिया। आज भी याद है मुझे, 150 रुपये उनको भी ये भी दिया, तुम इसको चाय पी लेना। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मेरी बारी आई, जब मैं कॉलेज जाने का समय, कोई गांव में मिलने की तो दूर की बात है, वो दीदी भी नहीं आया, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। मैं बहुत दुख लगा, अपना एक स्टील ट्रंक बॉक्स को यहाँ में कंधे में पकड़ते हुए मेरे गांव से बस स्टेशन तक 3 घंटा चल के गया। रास्ता में आंसू भरी, मेरे पिताजी मेरे साथ था। क्या हम इतना निकामा है कि आज पढ़ना, क्या ये अपक्षपात घर से क्यों होता है? सर यहाँ पर ना एक अहम सवाल आ जाता है। जब मैंने भी आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो आश्रम का आपने जिक्र किया है और आपने बताया भी कि किस तरीके से संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा, कैसे नंगे पैर आप जो है आश्रम में जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल यहाँ पर आ जाता है कि और बच्चों की तरह जब आपका भी सिलेक्शन रामाकृष्णा मिशन स्कूल में हुआ तो सब बच्चों के साथ आपका भी भव्य स्वागत हुआ होगा। आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, जैसे आपने बताया, आपकी ऑटोबायोग्राफी से भी हमने कई सारी चीजें जानी। वहां पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद आपको वो छोड़ना पड़ा? आखिर वो क्या बात थी? आई नो आपके लिए काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट रहा होगा, लेकिन मेरे दर्शक वो जानना चाहते हैं। मुझे मेरे जिला से सिलेक्ट हो गया था, मैं सर्वप्रथम आया था इंटरव्यू में, सिलेक्शन में। बहुत खुशी से मुझे मेरा भैया ने ले गया, आसाम से ले करके हम 2 दिन लगा पहुंचने में। वो तो बहुत दूर है, नरोत्तम नगर रामाकृष्ण मिशन स्कूल आज भी है। पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम तो वहाँ कहाँ आश्रम जो पहुंचा तो पानी, बिजली, सोने का जगह, खाने का टेबल, सब कुछ, मतलब पहले बार अच्छा कपड़ा, ड्रेस, खेलने का जगह, ठीक समय में खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाने को मिलता है। मतलब मुझे लगा कि ये जन्नत है। मतलब बहुत बार पहले में जिंदगी में महसूस हुआ कि अरे बहुत अच्छा जगह है, विश्वास ही हुआ नहीं। तो मैं जब मुझे वहाँ एडमिशन हुआ, सब कुछ हुआ, ये होने के बाद में मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। 25 दिन वहाँ रहा,
25वां जो स्वामी जी था, प्रिंसिपल भी था, उन्होंने बुलाया कि बेटा आपको हमारे में अभी आपको हम नहीं रख सकते, अगला साल तुम्हें हम बुला ले लेंगे, तुम जाना। मैं रो पड़ी कि मैं सर मैं क्यों मैं जाऊं, अभी इंटरव्यू में पास हुआ है, मेरा सब कुछ है, मैंने कोई गलती नहीं किया है। मैं हर सुबह में सबसे पहले मैं ही जागता हूँ, लोग 5 बजे जागता हूँ, 4:30 को जाग जाते हैं, सब ये करते, मेरा क्या गलती है। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैं बेटा वो मजबूरी है, तुमको जाना पड़ेगा। रोते हुए वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, लेकिन जाने से पहले उस स्वामी जी का मैं फिर उसको दफ्तर में मैंने वापस गया। मैंने उनको बोला, स्वामी ठीक है, हम आपने मुझे निकाल दिया तो मैं जाऊँगा, लेकिन आप मुझे वो रामाकृष्ण मिशन का टी-शर्ट को रखने दीजिए जो स्कूल यूनिफॉर्म में पहनता है, जहाँ पे जो स्वामी जी जो रामाकृष्ण मिशन का लोगो होता है, 2 सांप है, उसका बाद बीच में जो सान है, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने हेजिटेंटली मुझे वो टी-शर्ट मुझे घर ले जाने दिया। उस टी-शर्ट को लेकर के मैं गांव में वापस आ गया। कुछ दिन तक मैं होश नहीं संभाल पाया, माँ का आंचल में पकड़ के रोता रहा, मैं किस मुख से दिखाऊंगा। बाद में पता चला कि ये मेरे जगह में उस समय का बहुत एक पावरफुल मिनिस्टर का बेटा को एडजस्ट करने के लिए मुझे निकाला गया, क्योंकि हम सबसे गरीब था, सबसे लाचार था, कोई हमारा मेरे लिए बोलने वाला नहीं था। पिताजी तो लटक काटता है, खेत करता है, माँ तो कुछ भी अनपढ़ है, कुछ नहीं मालूम था, मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं था। इसीलिए सबसे बेसहारा लाचार बच्चा को मुझे नहीं था, मुझे वहाँ से निकाल के उस नेता का बच्चा को रखने के लिए मुझे निकाल दिया गया। काफ़ी हार्ट रेंचिंग बात है ये सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आता है। माँ के आंचल में आपने खुद को समेटा, लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो उस स्कूल से निकाल दिया गया था, उसके बाद वो आज एक बहुत बड़ा फेमस IPS अधिकारी है। तो इस पूरी जर्नी के बाद जब आप रामाकृष्ण मिशन स्कूल में एज गेस्ट ऑफ ऑनर गए थे, तो उस टाइम पर आपकी क्या फीलिंग थी? उस टाइम आपको कैसा लगा? एक जगह जहां पर आप सुपर एक्साइटेड थे कि आपको एजुकेशन इम्पार्ट होने वाली है, कुछ दिनों के बाद शायद कि आपको वहां से जाने के लिए बोल दिया, और उसके बाद आपने एक संघर्षपूर्ण सफर तय करा, और आज आप जो है वहां पर मतलब एक IPS अधिकारी हैं और वहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर वहां पर गए। तो किस तरीके की आपकी जो है उस टाइम फीलिंग्स थी कि आज आप एक उसी मंच पर खड़े होकर जो है आपको एक ऑनर दिया जा रहा है? जब मैं IPS बना, अरुणाचल का IGP बना, तब मुझे उसी स्कूल में गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया था। चीफ गेस्ट हुआ था हमारा उस समय का होम मिनिस्टर मिस्टर जावेद, वो होम मिनिस्टर था, उनको चीफ गेस्ट बोला, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया गया। मैं गया, उस दिन जब मैं भाषण दिया, मैं आंख से आंसू निकालते हुए मैं उस स्वामी जी लोग को सबको मैंने बोला, मेरा क्या गलती थी, इसी स्कूल में आप लोग ने मुझे जलील करके निकला गया। आज मैं आया हूँ ये दर्द को बताने के लिए कि जो मैं 25 साल 30 साल से मेरा जो दिल में जो मेरे लिए जो दर्द भरी जो आज भी मैं उबर नहीं पा रहा हूँ उससे, आज मैं वो दर्द को आपको मैं बाद में आया हूँ। क्या किसी गरीब का, किसी जो बेसहारा का, क्या उसको किसी पावरफुल या पॉलिटिशियन का, नेताओं का बच्चे को करने के लिए आपने मुझे निकाल दिया? मैंने पानी तक नहीं किया, सबने चुपचाप, मैंने 40 मिनट उन सबको मैंने बताया और सब बच्चों को बताया। जिंदगी में अगर आप गरीब है, मुश्किलें अगर आप सह रहा है, आपका पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपका पास कोई नहीं होगा दुनिया में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए सिवाय तुम और तुम्हारा माँ पिता जी। हिम्मत नहीं हारना, हौसला। सर, यहाँ एक अहम सवाल मेरे मन में आता है, क्योंकि मैंने कई सारी क्राइम कवरेज करी है और मैंने हमेशा ये भी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनके लुक्स को लेकर कई बारी टिप्पणियाँ कस दी जाती हैं, तरह तरह के नाम टैग
ये दिए जाते हैं। और अगर मैं कुछ वर्ष पहले की अगर बात करूं तो रिपोर्टिंग के दौरान मुझे पता चला था कि दिल्ली जैसे शहर में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा अभद्रता की गई थी। ऐसे में मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक छोटी सी बात है, पहाड़ से कोई लड़की आती है या कोई लड़का आता है तो अमूमन शहर में जब आप मिंगल होते हैं तो दोस्ती हो जाती है, लव अफेयर्स भी होते हैं, और इसके बाद अमूमन देखा गया है कि जब धोखा मिलता है तो कई बार ब्रुटैलिटी तक की इंतहा जो है वो पार हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि आप खुद नॉर्थ ईस्ट से हैं और आपको सब लोग जो है नॉर्थ ईस्ट का गांधी भी मानते हैं, जब इस तरीके की चीजें आती हैं और नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ इस तरीके का शोषण होता है, कई बार दैहिक शोषण भी होता है, तो आप उस पूरी चीज को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? एज अ पुलिस ऑफिसर आप क्राइम कंट्रोल करेंगे, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं और वहां की बेटियों के साथ अगर ऐसा होता है तो उस वक्त आपकी तरफ से क्या प्रयास होते हैं? ये एक अहम सवाल है। ना जाने क्यों हमारा देश में, मुझे लगता है दो भागों में बट गया। एक तो है इंडिया वाले जो मुंबई दिल्ली में रहते हैं, सब कुछ उसका सब कुछ है। दूसरा वाले हिंदुस्तानी भारत जो हम जैसे पहाड़ों से आते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, ना नसीब पानी, ना बिजली, ना सड़क, उस समय में अब तो बहुत आगे आ गया है। तो अगर हम भारत से आके इंडिया में अपना हिंदुस्तानी एक लड़का अगर जो भी छोटा मोटा अचीवमेंट जो भी किया हुआ, मेरे लिए तो ठीक है, ये तो अच्छा, मुझे भगवान ने साथ दिया, माँ पिताजी का अच्छा संस्कार दिया है, गांधी आश्रम में बहुत अच्छा हमें ज़िंदगी में किसी राह पे चलना है वो सिखा के आया। मेरा दूसरा ये भी मिशन है कि ताकि इस देश में, हमारे समाज में जिन्होंने ज़िंदगी में कोई भी मुकाम पे हासिल कर लिया, कामयाबी हो गया, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ब्रोकर्स में, चाहे लॉ में हो, चाहे जर्नलिस्ट में, कोई भी फील्ड में, तो मेरा ये मानना, मेरा ये हेल्पिंग है, ये मैं इनडायरेक्टली मैसेज करना चाहता हूँ कि आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आपको भी अपना समाज के प्रति, अगर आप हिमाचल से आते या अगर JNK ऐसे या नागालैंड से आते, कहीं से भी आते हैं, अगर आप कामयाबी हो गया है, आपके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इन्फ्लुएंस है, तो आप अपना जन्म मत, भूमि को मत भूलो, अपना गांव के लिए कुछ करो, अपना बिरादरी के लिए कुछ करो। सरकार है, मानते हो तो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहा है सरकार तो पूरा जी जान करके कर रहे हैं, चाहे ट्राइबल के लिए हो या OBC के लिए हो या ST/ST के लिए। लेकिन जैसा अभी मैं हेल्पिंग है तो ठीक है, हम यहाँ में तो जो करना तो कर ही रहा हूँ, डेड बॉडी भेज रहा हूँ, स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, ब्लड बैंक दे रहा हूँ और ऑर्फन स्कॉलरशिप दे रहा हूँ, तो कर ही रहा है। लेकिन जब हम गांव जाते हैं, मेरे लिए जब हम गांव जाते हैं, हम गांव में जाके हम अपना पुराना स्कूल को देखने जाते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं जी, हम मेडिकल कैंप कराते हैं, हम एम से भी डॉक्टर लेके जाते, दवाई लेके जाते, और वहाँ जो हो सके हम उसी लाइब्रेरी में किताब, मुझे राष्ट्रपति ने भी सपोर्ट किया है, अच्छे लोग ने भी सपोर्ट किया, तो हमें करियर गाइडेंस बच्चों को जो हमें नसीब नहीं है। सर अमूमन देखा गया है कि छोटे छोटे शहरों में बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट छुपा रहता है, और ये भी देखने को मिलता है कि छोटे शहरों से कई बारी लोग जो है आते हैं बड़े बड़े शहरों में और यहाँ के तिलिस्म में खो जाते हैं, कहीं ना कहीं गुमनाम से हो जाते हैं। लेकिन आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या चीजें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो उन्हें अपनानी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके? हम दिखते तो चाइना जैसे, लेकिन चाइना नहीं है, हम हिंदी बोल सकता है, जैन बोलता है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, हर मेरे जैसा देखने वाला आपका समाज में भी, क्या आपका दिल्ली में, हिमाचल में, राजस्थान में क्या गलत आदमी नहीं है, चंचल लड़की नहीं भागती है। गलत तो रामायण समय में भी था, महाभारत समय में भी था, आज भी है। लेकिन अगर कोई गलत करता तो सब समाज को उसको टैग मत करो, सबको स्वीपिंग स्टेटमेंट मत देना। मैं तो इन बहनों के लिए, मैं जब भी कोई मर जाती है, कभी इस तरह का जो हादसा में जो जंगल में फंस जाते हैं, मैं बता नहीं पाता, मेरा दिल में आंसू आता है, क्योंकि वो जानबूझ के यहाँ नहीं आया है। कौन चाहेगा इतना अच्छा ताजी हवा, वातावरण सब ठीक था, घर में माँ पिताजी, गांव में अपने देहात में 40 डिग्री में इतना गर्मी में खाना अलग, पीना अलग, रहन सहन अलग, क्योंकि वहाँ पे दुख की बात है कि अभी तक एम्प्लॉयमेंट का अभी तक अपॉर्चुनिटी इतना नहीं है।
एंटरप्रेन्योरशिप का भी इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए उन्हें स्किल ट्रेनिंग इन्वर्टेड कमा कुछ ही शॉर्ट समय में जिफी जल्दबाज जो भी बोले, मैं तो सोचता हूँ कि मकसद अच्छा है स्किल ट्रेनिंग, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की लूप होल को प्लग नहीं होता। जब वो यहाँ आ जाते हैं, यस यो आपने ठीक ही बोला है, हमारा उस पहाड़ों में हमने किसी का गुलाम नहीं रहे, ना अंग्रेजी का, ना कोई मुगल का, ना कोई भी राजा या कोई भी नवाब के अंदर में नहीं रहे। हम पहाड़ों में खुशी होकर अपना जंगल के साथ जिंदगी जीता है, उस पहाड़ों में, पानी में, जंगल में, जो भी है। तो हमें वहाँ पे बचपन से हम लड़की को लड़की नहीं सोचते, एक साथ लगकर बुकते, एक साथ खेलते हैं, एक साथ रात भर हम गिटार बजाते हैं, हमें डर नहीं होता। तो वो प्यार को सोचते हैं कि हाँ प्यार मतलब बहुत ही भगवान का सबसे दिया हुआ मानते हैं। ये इस तरह का आपने बोला, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम, एक मेजर इशू ही बनते जा रहा है। कितने लोगों को एबंडन कर दिया, ये हुआ। अवेयरनेस तो कर ही रहा हूँ, हम लोग ने चर्च मेंबर को, स्टूडेंट यूनियन मेंबर को, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं कि देखो प्यार करना बहुत ही भगवान का सबसे बड़ा देन है, लेकिन इस प्यार को अगर तुम सही तरीके से सही आदमी को तो नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए नरक बन जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो। जो हुआ, जो मैंने आपको बिना लक्ष्मी के बारे में बताया, ये बहुत ही वोरिसम फिनोमिना है जो पहाड़ों से आते हैं। और उसमें आने के बाद आपने ठीक बोला, हमें दुख की बात है कि मुझे आपका देखने वालों को ये बोलना चाहिए, अरे हमारा देश बगीचा की तरह है। मेरे जैसे छोटे आंख नागालैंड से, अरुणाचल से आने वाला है, पगड़ी पहनने वाला पंजाब से आते हैं, लुंगी पहनने वाला वरना कम तमिलनाडु से आते हैं। इस अनेकता को आपको पहचानना जरूरी है। अगर आप दिल से जोड़ना चाहते हैं तो इस अनेकता को आपको अपनाना पड़ेगा। सर, आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं, तो एक अहम सवाल है यहाँ पर, और वो पूछना बनता ही है बिल्कुल, आपको कितने भेदभाव का सामना करना पड़ा अपने इस पूरी सक्सेस की जर्नी के दौरान? जब मैं 12वीं क्लास 1987 को जब यहाँ आए, फौजी 7 फुट मेरा कंपार्टमेंट में घुसा, मेरा स्टील ट्रंक जो रोते हुए जो स्टील ट्रंक को पकड़ करके बोला, बहादुर तुम उधर बेहतर, मुझे वो लात मार के वो मेरा बॉक्स को उधर फेंक दिया और मुझे भी धकेल करके वहाँ निकाल दिया। बाथरूम का सामने में बेहतर, बहुत गुस्सा लगा, अरे मेरा पास टिकट दिखाया लेकिन सुना नहीं, सोचा एक को मार दूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ आया है। उसका कहानी भी हम सुनते थे कि अफ्रीका में उसका साथ कैसे हुआ। चलो अपना दिल को मना लिया, उनका याद आया, रोते हुए बाथरूम का सामने में बहुत बदबू आकर के दिल्ली तक पहुंचा। तब मैं सोचा जिंदगी में मेरी पढ़ लिख के कुछ बनूंगा, ये कहानी को लोगों को बता पाऊंगा। अगर मैं मारता पीता तो मुझे मार के वहीं फेंक दिया। सर, आपसे तो बहुत लोग प्रभावित हैं, लेकिन आपकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि आप गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। क्या गुण हैं गांधी जी के जिससे आप इतने ज्यादा प्रभावित हैं? बापू का इसलिए प्रेरणा में उनको रोल मॉडल मानते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ पोस्ट तो नहीं था, लेकिन राष्ट्रपिता बन गया हम सब के लिए। उन्होंने जो कुछ किया है, मैं तो अगर बयान करेगा तो बार बार सारा रात लग जाएगा। इन्हीं का संस्था ने हमें संस्कार दिया, ना तो उस जंगल में कौन आता। DPS आज का दुनिया भर का बराबर इंस्टीट्यूट हो तो सिर्फ सिटी के लिए ये बनाने के लिए होता है, लेकिन इनका संस्कार कस्तूरबा गांधी आश्रम जिन्होंने उन्होंने गुवाहाटी में आके करा, उन्होंने हमें जिंदगी में राह दिखाया, संस्कार दिया, तो इन्हीं का बदौलत से तो हुआ है, तो उसे प्रेरणा मिलता है। और जो तीसरी बात सबसे ये बात है कि मेरा भी ये मानना है, मैंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो बापू ने ऑटोबायोग्राफी है उसको मैंने 10 बार पढ़ा है। ऐसे ऐसे हर शब्द में उसमें जो सच्चाई को उन्होंने बयान किया है। मुझे लगता है कि शायद मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, बाइबल को तो मैंने विश्वास करता हूँ, लेकिन ये जीता जागता उसका समाधि आज भी यहीं पे। इसीलिए जब मैं IPS बना, अपना वर्दी पहन के सबसे पहले मैं एक तारा लगा के बापू को मैंने आशीर्वाद ले लिया। जब DG रैंक का मुझे प्राप्ति हुई, बापू के साथ मुझे लोग हंसते, ये पागल हो गए यार, कोई पुलिस वाला तो आता नहीं हो बापू का समाधि में। मैं कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रग रग में, खून में, अपब्रिंगिंग में उनका जीवन, उनका बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उनका जिंदगी का इंसिडेंट हुआ है,
सारी चीज़ जो नॉन वायलेंट। सर, एक पुलिस ऑफिसर की काफी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वहीं आप जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और बाकी के जो कॉमन लोग हैं उनकी भी मदद करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो पूरे समाज के पास है, तो ऐसे में आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती? परिवार को आप अपने कितना टाइम दे पाते हैं? आपको बताऊं, इवन हम बाथरूम जाते में भी मोबाइल देकर हम जवाब देते हैं, गाड़ी में भी बैठ के मोबाइल देता है, और मेरे पास वॉलंटियर सारा हिंदुस्तान में है। समय तो मुश्किलें हैं, समय तो नहीं है, लेकिन जो भी मुझे बच्चा कुछ समय मिल जाए, अगर हम खेलने भी जा रहा है, थोड़ा सा सुबह में योगा भी कर रहा होगा, तो अपना फोन को रख करके, जिनको ये पोस्ट मल्टीप्लायर में कहूँगा सोशल मीडिया, मेरा फोन जो मेरे लिए एंजल है। बहुत संघर्षपूर्ण दास्तां थी आईपीएस रॉबिन हेबू की। नॉर्थ ईस्ट के लोग इनको नॉर्थ ईस्ट का गांधी मानते हैं, और अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो जूनियर ऑफिसर्स से लेके सीनियर ऑफिसर्स भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। सबसे अहम बात है, इनको टाइटल भी दिया गया है वर्दी में गांधी। कैसी लगी मेरी ये पेशकश, जरूर बताइएगा। चलते रहिए समय के साथ। हेडलाइन के सह प्रायोजक है ओकाया ईवी। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर 89,999 रुपए में, और कार्स, लैपटॉप, टीवी, सिल्वर कॉइन और कैश जीतने का मौका भी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर रखी टारगेट किलिंग। शोपियां में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या। हमलावरों की तलाश जारी। गुस्साए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। कहां है 2 करोड़ नौकरियां? कर्नाटक में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के सिरमौर में भरी हुंकार। कहा, कांग्रेसियों को आग लगाए बगैर चैन नहीं। पीएम मोदी को सिर्फ विकास से मतलब।